डेली याद आता रहेगा, याद आएगा तो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जल्दी से सारी चर्चा करेंगे, ध्यान से मेरे साथ रहना प्यारे दोस्तों। हमारे चैप्टर का नाम हमने जो स्टार्ट किया था दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। इसे कुछ लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं प्यारे दोस्तों। हालांकि हम ट्वेल्थ क्लास में फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। एडवांस में व्हेन वी आर इन कॉलेज फाइनल ईयर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे पूरी किताब आएगी और पूरा एक सब्जेक्ट आएगा 100 मार्क्स का, हम उस पर पूरी डेवलपमेंट करेंगे। तब इसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें भी होंगी, उसको भी हम कवर करेंगे। प्यारे दोस्तों सबसे पहले हमने इसका एडवांस वर्जन स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले इसकी चर्चा करी कि मीनिंग क्या होगा। प्यारे दोस्तों मीनिंग के अंदर कोई याद दिलाओ, हमने दो तरह के मीनिंग्स में इसको बांटा था। क्या क्या दो तरह के मीनिंग थे? एक तो ट्रेडिशनल मीनिंग और एक मॉडर्न मीनिंग। दोनों मीनिंग को ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। मैं चाहता हूं हमारे सारे स्टूडेंट कुछ खास लिख के आए जो किताबों से अलग हो। जब हम कुछ खास स्पेशल लिख कर आएंगे तभी तो हमारा टीचर हमें कुछ स्पेशल मार्क्स देगा। तो ट्रेडिशनल मीनिंग में हमने चर्चा की थी प्यारे दोस्तों, तीन चीजों को हम मैनेज करें। पहले तो ट्रेडिशनल मीनिंग में जो भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उन सब की मैनेजमेंट कर लें, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल मीनिंग पुराना मीनिंग है, बाबा आदम के जमाने का मीनिंग है प्यारे दोस्तों। इसके अंदर तीन चीजों के प्रोसेस के स्टेप थे। सबसे पहला क्या था? हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। दुकान स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले देखेंगे भैया कितने पैसे की जरूरत है, फिर वो पैसा कहाँ से आए, फिर मेरे दोस्तों उस पैसे का बेस्ट एप्लीकेशन क्या हो, इसके बाबत हमने चर्चा की थी। दिस इज व्हाट ट्रेडिशनल मीनिंग, ओल्ड मीनिंग। ये मॉडर्न मीनिंग नहीं है। आज का मीनिंग इससे भी प्यारे दोस्तों स्मार्ट है। आजकल का मॉडर्न मीनिंग क्या था प्यारे दोस्तों? ये क्विक रिव्यू कर रहे हैं हम लास्ट सभी क्लासेस का, सब बिल्कुल सावधानी से देखते रहना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो सारी एक्टिविटीज को हमने शामिल करने के लिए कहा जिससे कि बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है शेयर होल्डर वेल्थ। क्या मेरे दोस्तों चिल्ला के बोलना, ये बार बार आएगा शब्द। इस चैप्टर की थ्योरी में हर चीज को लिखते वक्त इस शब्द का इस्तेमाल करना है और इस शब्द को न केवल लिखना है जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा, आप देखें इसको जब भी डिफाइन करें तो हाईलाइट करें टू डिफरेंट कलर्स के साथ, ताकि ये टीचर को पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं हो, वो बस एक शब्द पढ़े मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ और वो समझ जाए, बच्चे को पूरी जानकारी है। सो मॉडर्न मीनिंग के अंदर हम वो सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड कर रहे हैं जिससे कि मैक्सिमाइजेशन हो जाए। किसका प्यारे दोस्तों? शेयर होल्डर वेल्थ का। प्यारे दोस्तों शेयर होल्डर वेल्थ का क्या मतलब? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। प्यारे दोस्तों हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव भी यही होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। प्यारे दोस्तों फिर आगे चले, शेयर होल्डर वेल्थ का मीनिंग समझा हमने। शेयर होल्डर वेल्थ का मतलब क्या था भैया? मार्केट में हमारे शेयर की कीमत। ये शेयर की कीमत किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होगी, ये हमने इसके बाद में लिया। इसके अंदर आया, इसके बाद आया वेल्थ मैक्सिमाइज और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पहला स्टेप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है, इसमें हमने काफी चर्चा कर ली। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक बड़ी चीज थी, उसका स्मॉलर पार्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जरूरी है, लेकिन खाली प्रॉफिट नहीं, और अदर स्टेप्स भी हमें फॉलो करने पड़ेंगे। शाबाश दोस्तों आगे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारा टूल। हमने चर्चा करी थी वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए एक बिजनेसमैन को, एक मालिक को क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। बोलना है मेरे दोस्तों, रिवाइज करना है इस चीज को। हम हर क्लास में पहले 10 मिनट इस चीज को रिवाइज करेंगे। जिस दिन आखिरी चैप्टर की आखिरी क्लास होगी पूरा चैप्टर जेब में आ जाएगा दोस्तों। तो सबको प्लीज मेरे साथ साथ बोलना है। पहला टास्क क्या था भैया, पहला टूल क्या था? सबसे पहला टूल था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा? अगर हम अपने बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बेस्ट तरीके से परफॉर्म करेंगे, माल को बेस्ट तरीके से बनाएंगे, माल को बेचेंगे बेस्ट तरीके से, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें पहली चीज प्रॉफिट मैक्सिमाइज करनी है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा? ऑपरेटिंग ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटी को एफिशिएंटली परफॉर्म करने से।
प्यारे दोस्तों, दूसरा हमने पढ़ा था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। मेरे दोस्तों, लिक्विडिटी की जरूरत होती है मुझे डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। जो भी मेरे रोजमर्रा के खर्चे हैं उनको पे करने के लिए मेरे पास कैश जरूर होना चाहिए, नहीं तो मैं रोजमर्रा के खर्चे ही नहीं पे कर पाऊंगा। मैं बिजली का बिल नहीं पे कर पाऊंगा, मैं अपने वर्कर को सैलरी नहीं दे पाऊंगा। तब मैं कितना भी प्रॉफिट कमा लूं लेकिन मेरे वर्कर्स में बैडविल हो जाएगी। इसीलिए मेरे दोस्तों, बैडविल नहीं होनी चाहिए। वर्कर अगर हमारे अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड हुए तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारी गुडविल बढ़ जाएगी। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मेरे दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंड्स क्या मतलब, यहां ध्यान रहे, हम कैश नहीं लिख रहे, क्या लिख रहे हैं? फंड्स। फंड्स बोले तो हमारे पास बिजनेस में जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं प्यारे दोस्तों। इसके लिए हमने चर्चा करी थी, बहुत ध्यान से इसे देखना, रिवाइज करना, लोग बार बार भूल जाते हैं। लायबिलिटी साइड से मैं फंड्स को दिखाना बताता हूं। कंपनी की बात चल रही है तो इक्विटी की बात करता हूं, प्रेफरेंस शेयर की बात करता हूं, डेब्ट की बात करता हूं और करंट लायबिलिटी की बात करता हूं। ये अगर लायबिलिटी का टोटल मेरा 5 करोड़ है तो असेट्स का भी 5 करोड़ होगा। फंड की जानकारी मुझे लायबिलिटी साइड से मिलेगी। मेरे पास बिजनेस में लॉन्ग टर्म में लगाने के लिए पैसा इन 3 लोगों का है, शेयर होल्डर, फंड प्लस डेप्ट। इनको सबको जोड़ दे तो हमारे पास लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए कितना कैश अवेलेबल है, कितना फंड्स अवेलेबल है, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो आ जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फंड। अब ये जो भी मैंने पैसा बोरो किया, चाहे वो इक्विटी से किया, चाहे प्रेफरेंस से किया, चाहे डेप्ट से किया, उसे मेरे को बेस्ट जगह यूटिलाइज करना चाहिए ताकि मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज हो जाए और रिस्क कम से कम रहे। बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, बार बार आएंगे प्यारे दोस्तों। फिर हम क्या करें प्यारे दोस्तों, चौथी बात हमने कहा फाइनेंशियल कमिटमेंट किया हुआ है, किसी को कोई पेमेंट करने का प्रॉमिस किया हुआ है, वो प्रॉमिस हमें पूरा करना पड़ेगा। प्रॉमिस हम किस किस को कर सकते हैं? हम अपने सप्लायर को कर सकते हैं। सप्लायर को मैंने मटेरियल खरीदा और कहा 2 महीने बाद पेमेंट दूंगा, तो 2 महीने बाद उसे पेमेंट दे देनी चाहिए। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी गुडविल बढ़ेगी, अगली बार वो ज्यादा माल ज्यादा देश के क्रेडिट पर मुझे दे सकेगा। मैंने किसी से बोरो किया, लॉन्ग टर्म की बोरोइंग करते हैं तो डेप्ट कहते हैं। इन डिवेंचर होल्डर को समय पर ब्याज, जैसा मैंने उनको प्रॉमिस किया, इंटरेस्ट को टाइमली पे करना, उनकी इंस्टॉलमेंट को टाइमली पे करना। अगर मैं करूंगा तो मेरी गुडविल बढ़ेगी और गुडविल बढ़ेगी तो मेरे शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरे दोस्तों, 4 इंपॉर्टेंट टूल, एक बार मेरे साथ बोलना है, कोशिश करें इसको पिक्चर की तरह आंख के अंदर कैद कर लें मेरे दोस्तों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 चीजें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी बोलना है ताकि याद हो जाए। तीसरी चीज, प्रॉपर या बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। चौथी चीज, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट। फाइनेंशियल कमिटमेंट जो आपने किए उसे पूरा करिए। प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर हमने पढ़ा फाइनेंशियल डिसीजन में क्या क्या काम आएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या काम होते हैं। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वो सारे काम को 3 ब्रॉडर पार्ट में बांटा। सबसे पहला पार्ट लेके आए इन्वेस्टिंग डिसीजन। प्यारे दोस्तों, अब ये डीपर चलेंगे हम इसके अंदर। देखना, ये ना एक चीज और ध्यान से समझना। मेरे बहुत सारे मित्र मेरे पास आते हैं और कहते हैं भैया नोट्स कैसे बताएं, ये समझ ही नहीं आता। तो नोट्स ना एक खास तरीके से बने होने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं एक चैप्टर के, 10 पॉइंट एक के बाद एक लिख लेते हैं। प्यारे दोस्तों, 10 पॉइंट ऐसे नहीं लिखे होने चाहिए, सिलसिलेवार लिखे होने चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक मेरा मीनिंग चल रहा था, दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट। अब इसको देखो, ये सेकंड टाइप पॉइंट स्टार्ट हो गया। मीनिंग के अंदर हमने क्या क्या लिया, स्लाइड को अपने दिमाग में रखना है, स्लाइड्स को अपने जहन में रखना है, उसके अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ नोट बनाने हैं। हमने उसके अंदर पढ़ा ट्रेडिशनल मीनिंग। कोशिश करो मन में लेके आ पा रहे हो वो पिक्चर ट्रेडिशनल मीनिंग की 3 स्टेप की। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमने पढ़ा मॉडर्न मीनिंग। मॉडर्न मीनिंग के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमने आपके साथ शेयर किया था, याद दिलाओ प्यारे दोस्तों, क्या था वो वर्ड? हाँ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। फिर मेरे दोस्तों, तीसरी चीज के अंदर क्या लेके आए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्सेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के 4 इंपॉर्टेंट टूल जो अभी अभी हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, अब चर्चा करेंगे हम फाइनेंशियल डिसीजन में क्या क्या काम आते हैं। सबसे पहला काम आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
इसके अंदर हमें दो चीजों का निश्चय करना होता है, कितने पैसे की जरूरत है और वो पैसा हम कहां कहां लगाएं। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि पैसा कहां इन्वेस्ट करें। इसके ऊपर बहुत डिटेल हम चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। प्यारे दोस्तों, दूसरा डिसीजन था फाइनेंसिंग डिसीजन। ध्यान रहे शब्दों में आना प्यारे दोस्तों, ये फाइनेंशियल डिसीजन है। फाइनेंशियल डिसीजन में तीनों शामिल होते हैं प्यारे दोस्तों, लेकिन फाइनेंसिंग डिसीजन इसका सब पार्ट है। सावधानी से चलना, बिल्कुल ध्यान से चलना। दिस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें पता चल गया पहले डिसीजन में कितने पैसे की जरूरत है। अब वो पैसा कहां से लेके आए मेरे दोस्तों, हर बिजनेसमैन के पास दो सोर्सेज होते हैं। या तो वो अपने घर से लगाएगा, कंपनी में मालिकों का पैसा जो होता है उसे कहते हैं इक्विटी, या फिर बाहर से बाजार से बोरो करेगा। बोरो करने के शॉर्ट टर्म को कहते हैं डेब्ट। तो हम डेब्ट इक्विटी मिक्स का डिसाइड करते हैं इसके अंदर फाइनेंसिंग डिसीजन में, हमारे फर्म में कितना पैसा मालिकों से लेंगे और कितना पैसा बाहर से बोरो करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी बहुत डिटेल स्टडी हमें करनी है, इसे बहुत केस स्टडी हम डेवलप करेंगे प्यारे दोस्तों। तीसरा डिसीजन था डिविडेंड डिसीजन। प्यारे दोस्तों, डिविडेंड डिसीजन के अंदर हमने पढ़ा था हम जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट का एक पार्ट अपने शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड पे कर देते हैं इक्विटी को, और बाकी कुछ पार्ट सेव कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस। प्यारे दोस्तों, हर मालिक को, हर बिजनेस के मैनेजर को यह डिसाइड करना पड़ता है कितना डिविडेंड वो पे करे और कितना पैसा वो रिटेन्ड कर ले। 100% डिविडेंड दे दे तो रिटेंशन नहीं होगी, रिटेंशन नहीं होगी तो फ्यूचर में कभी कंजर्वेटिव हो जाए हम, कभी कोई कंटीजेंसी आ जाए तो प्यारे दोस्तों दिक्कत आ जाएगी। उल्टा चलते हैं, अगर सारा रिटेंड कर लें तो सारे इक्विटी शेयर होल्डर दुखी हो जाएंगे। अगर वो दुखी होंगे तो मार्केट में मेरी वेल्थ गिर जाएगी, वेल्थ गिरते के साथ ही शेयर की मार्केट वैल्यू कम होने लग जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, मिक्स डिसाइड करना है कि कितना डिविडेंड दें और कितना रिटेन कर लें। इन तीनों पे ही बहुत डिटेल में चर्चा हम करेंगे। अब ये सेकंड टॉपिक था, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन। तीन डिसीजन थे, चिल्ला के बोले। पहला डिसीजन मेरे दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा डेब्ट डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कितना पैसा चाहिए और कहां लगाएंगे। फाइनेंस डिसीजन में डेब्ट इक्विटी मिक्स क्या होना चाहिए। डिविडेंड डिसीजन में कितना प्रॉफिट का कितना पार्ट हम पे करें और कितना रिटेन कर लें, इसका डिसाइड करेंगे। प्यारे दोस्तों, अब आज का आगे चलते हैं, इसके आगे अब सेकंड के ए पार्ट में चल रहे हैं, इसीलिए सब पार्ट की नंबरिंग को ध्यान से देखते रहना और वो करते रहना। क्यों ऐसा मैं कहता हूं प्यारे दोस्तों, उसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं ताकि टारगेट हम समझ सकें कि ये किस तरीके से नोट्स बना रहे हैं और वो हमारे को कैसे हेल्प आउट करेंगे क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, एक जमाना था 11वीं के अंदर भी ज्यादातर स्कूल वाले वैसा ही ट्रेडिशनल पेपर बनाते हैं, उसमें सीधा सा लिखा आता है डिफाइन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 6 मार्क्स, सारे डिफाइन करते रहो खत्म। प्यारे दोस्तों, अब 12वीं क्लास में ऐसे क्वेश्चन 12th क्लास में नहीं आते। 12th क्लास में 95% ऑफ द पेपर हमारा केस स्टडी से टिपा हुआ होता है। केस स्टडी के अंदर कई बार केस स्टडी पूरे पेपर में, जनरली हर पेपर के अंदर 3-4 केस स्टडी ऐसी आती हैं जिसे एक बच्चा डायग्नोज नहीं कर पाता कि भैया किस चैप्टर से है और कौन सा चैप्टर का कौन सा पॉइंट उसमें लगेगा। तो इसके लिए एक बड़ा तरीका है जो हम यहां पर फॉलो कर रहे हैं। हम सिस्टमेटिक हर एक चैप्टर को 5-5, 7-7 पॉइंट में डिवाइड किए। अब मान लीजिए जैसे ये चैप्टर हम पूरा कर लेंगे तो 7 पॉइंटों में पूरा कवर हो जाएगा। अब मैंने कोई केस स्टडी पढ़ी, केस स्टडी से पढ़ के ये तो समझ में आ गया जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, चैप्टर डायग्नोज हो गया, लेकिन ये नहीं डायग्नोज हो रहा कि कौन सा पॉइंट लिखना है। तो मेरे दोस्तों, मन में हम एनालाइज करेंगे, अरे पहला पॉइंट क्या था जी, मीनिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था, ट्रेडिशनल मीनिंग। फिर कौन सा मीनिंग पढ़ा था प्यारे दोस्तों, मॉडर्न मीनिंग। फिट होता है, चेक करके देखेंगे उस क्वेश्चन के अंदर। फिर मेरे दोस्तों चेक करेंगे, अरे ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर, मॉडर्न मीनिंग के अंदर जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन था उसके कितने टूल लगते हैं, 4। अरे पता चला केस स्टडी में पढ़ते पढ़ते ये फिट हो गया। वो फिट नहीं हुआ तो अब हम देखेंगे फंक्शन क्या थे, काम क्या थे।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन लग रहा है, फाइनेंसिंग डिसीजन लग रहा है, डिविडेंड डिसीजन लग रहा है, क्या लग रहा है? क्या मेरे दोस्तों ये समझ में आ रहा है? इसीलिए नंबरिंग पर खास ध्यान देना है और सारे सिस्टमेटिक नोट्स को डेवलप करना है। प्यारे दोस्तों, मैं स्लाइड्स के ऊपर शॉर्ट में, कंडेंस में, फ्रेजेस में लिख रहा हूं। नोट्स भी फ्रेजेस में ही होते हैं। आप अब जब नोट्स बनाएं तो अपने सामने आपके पास जो एक दो तीन कितनी भी किताबें हो उसको रीड करो। रीड करने का मतलब नहीं है उसे रट लो, उसके सारे पैराग्राफ से एक कीमती वर्ड निकाल लो, उस कीमती वर्ड को इनके साथ जोड़ के रख लो। मैं आपको बहुत सारे कीमती वर्ड यहां पे लिखाता रहूंगा, आप उसके कीमती वर्ड्स को लिखना, बाद में उन कीमती वर्ड से आप पैराग्राफ और स्टेटमेंट फॉर्म कर लेना और बन जाएगा हमारा काम। प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से हमें नोट्स को डेवलप करना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अब सेकंड के किस में जाएंगे? ए में। सेकंड का ए क्या था प्यारे दोस्तों? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के सारे पार्ट को हम दो भागों में बांटते हैं। इन्वेस्टमेंट किस किस के लिए कर सकते हैं भैया? लॉन्ग रन के लिए, और किसके लिए? शॉर्ट रन के लिए। प्यारे दोस्तों, लॉन्ग रन में जब पैसा लगेगा वो इन्वेस्टमेंट मेरे पास किस किस में लगेगी? प्यारे दोस्तों, बिल्डिंग में लगेगी, मेरे दोस्तों प्लांट में लगेगी, लगेगी ना भैया? पेटेंट राइट्स को डेवलप करने में लगेगी। तो मैं यहां पे कह सकता हूं एनी फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी मुझे फिक्स्ड एसेट्स बनानी हो तो वो सारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहेगा। प्यारे दोस्तों, अब दूसरा डिसीजन इसके अंदर पार्ट लेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब यहां पे बड़ा सुंदर सा शब्द आ रहा है, वर्किंग कैपिटल। प्यारे दोस्तों, ऐसी कैपिटल जो रोजमर्रा के कामों में यूज होगी, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। मेरे वर्कर्स को मुझे सैलरी देनी है, उसके लिए मुझे चाहिए पैसा। रोज मुझे बाजार जाके रॉ मटेरियल खरीद के लेके आना है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। दैट इज उस जो रोजमर्रा के काम के लिए, ऑपरेटिंग टास्क के लिए मुझे रोज के लिए पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। प्यारे दोस्तों, दिस इज वर्किंग कैपिटल। तो ये दो तरह के डिसीजन हमें लेने होंगे कि लॉन्ग टर्म में मुझे कितना पैसा लगाना है, शॉर्ट टर्म में मुझे कितना पैसा लगाना है। उसको जस्टिफाई करना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे मेरा लॉन्ग टर्म डिसीजन इफेक्टिव होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे मेरी वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन मुझे निकाल के रखनी होगी और वो उस किस किस फैक्टर से इफेक्टेड होती है, इसको समझना होगा। प्यारे दोस्तों, ये ऐसा ही है जैसा कि आप मेरा मानना है कि आप सब लोग एक भविष्य में एक अच्छा से अच्छा बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स करेंगे। उस प्रोफेशनल कोर्स के नाम हो सकते हैं सीए, सीएमए, एमबीए और व्हाट्सएवर जो आपने अपने दिमाग में सोचे हैं। प्यारे दोस्तों, उन प्रोफेशनल कोर्सेज को करने के बाद हम सबका टारगेट होना चाहिए कि 2 से 3 साल किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेंगे। लेकिन केवल जॉब का टारगेट नहीं बना के रखना। प्यारे दोस्तों, मेरे हिंदुस्तान को आज की डेट में बहुत जरूरत है एंटरप्रेन्योर की। तो मैं चाहता हूं मेरे सभी स्टूडेंट को मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डेवलप करूं, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। अब एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, उसके लिए हम किस तरीके से डिसीजन लें कि पैसा बिजनेस में कैसे लगाएं, कितना लगाएं, कैसे सोचें। अगर ये डिसीजन हमने ठीक लिया तो हमारे भविष्य के बिजनेस के सारे साल बहुत बढ़िया हो जाएंगे। लेकिन अगर ये डिसीजन फाल्टी हो गया मेरे दोस्तों, तो हमारा बिजनेस पेड़ बनने से पहले ही मुरझा जाएगा। सो मेरे दोस्तों, हम पेपरों में लिख पाएंगे, दैट्स ओके, लेकिन ये तुम्हारे भविष्य की बात है, ये हमारा रोटी कपड़ा मकान है, इसीलिए इसको बहुत सावधानी से समझना। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमने कहा लॉन्ग टर्म डिसीजन। लॉन्ग टर्म डिसीजन का ही नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अंडरलाइन करो दोस्तों, बड़ा सुंदर नाम है। लॉन्ग टर्म डिसीजन आता है, इसका नाम आसान भाषा का, बढ़िया भाषा का नाम क्या है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। प्यारे दोस्तों, जल्दी से सुंदर सी ये टेबल बनाओ। पेपर में आए तो लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से थ्योरी लिखते रहते हैं। भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ए, उसका पहला पार्ट लॉन्ग टर्म डिसीजन, थ्योरी लिख दी 4 लाइनें। फिर शॉर्ट टर्म डिसीजन में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल डिसीजन, उसकी थ्योरी लिख दी ना। मेरे दोस्तों, पहले थ्योरी नहीं, पहले इस तरीके से कुछ खास बढ़िया सी टेबल बनाओ। आप थ्योरी में एक लाइन कम बनाना, लेकिन ये टेबल अगर बनाया है तो टीचर चमक जाएगा, बोलेगा बच्चे को बहुत बढ़िया आता है, उसे पता है कैपिटल बजटिंग का मतलब लॉन्ग टर्म है, उसे पता है वर्किंग कैपिटल का मतलब शॉर्ट टर्म है। प्यारे दोस्तों, ये कीमती चीजें हैं,
इसे ध्यान से बनाना, बढ़िया से बनाना, अलग अलग रंग के साथ जचा के बनाना। प्यारे दोस्तों, मैं इसके अंदर और डीपर एंटर करता हूं। मेरा डिसीजन चल रहा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने दो तरह के डिसीजन लेने होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन और शॉर्ट टर्म डिसीजन। लॉन्ग टर्म डिसीजन को ही हम क्या कहते हैं, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, और शॉर्ट टर्म डिसीजन को क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। प्यारे दोस्तों, अब इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे वापस आते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कोई सोचता है कि उसे दुकान खोलनी है, तो वो कैसे डिसाइड करे कि कितना पैसा लगेगा, कैसे डिसाइड करे, कैसे चुनाव करे कि कहां पैसा इन्वेस्ट करना है। प्यारे दोस्तों, इसके लिए हम फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 का ए पार्टी चल रहा है, उसकी पिक्चर दिखाई थी। अभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम करते क्या हैं, बड़े ध्यान से सुनना। इसके लिए लास्ट क्लास में मैं आप सबके साथ चर्चा करता था, आप सारी थ्योरी को जो लिखा भूलो, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होना मेरे साथ और सोचना, हम डिसाइड कर सकेंगे। मेरे सबके लिए कहना है, आपको सपोज करो क्या अच्छा लगता है, आप कहते हैं जी मेरे को तो बाइक बहुत अच्छी लगती है, या मेरे को एक कार बहुत अच्छी लगती है। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर हम कहते हैं कि हमें कार बहुत अच्छी लगती है और हम एक कार खरीदना चाहते हैं, मेरे कई मित्रों ने इस पे चर्चा की थी। मान लीजिए घर के अंदर आज हम बैठे हैं और सारे परिवार के लोग मिलकर कहते हैं जी कार खरीदनी है, हमारे पास फंड्स है, अब कार खरीदनी है। कार खरीदनी है तो कैसे डिसाइड करें कि कौन सी कार है, बाजार में क्या क्या है। प्यारे दोस्तों, मारुति की कार है, फिर सुजुकी, मारुति सुजुकी की कार है, होंडा की कारें हैं, और ऐसे ही आप अपने नाम की बहुत सारी लिस्ट डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, घर में बैठ के ऐसे ही नहीं बाजार जाएंगे और एक शोरूम में घुस के कार ले आएंगे। जीवन में एक या दो बार या तीन बार ही कार खरीदने का मौका मिलता है और इससे हमारी लाइफ इफेक्टेड होती है, तो बहुत एनालाइज करेंगे फिर कार खरीदेंगे। तो हम अब सारी कारों के ब्रांड्स को इकट्ठा करेंगे अपने माइंड में, फिर क्या जाएंगे करेंगे प्यारे दोस्तों, अब हम अगले दिन जाएंगे मारुति के शोरूम में, होंडा के शोरूम में, आपने कोई ब्रांड पसंद किया हो तो उसके शोरूम में, उसके शोरूम में जाके हम उस गाड़ी के फीचर्स को देखेंगे, एफिशिएंसी को चेक करेंगे, सारी गाड़ियों की एफिशिएंसी को चेक करेंगे। उसका पेट्रोल कितना लगता है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी माइलेज कितनी है। मेरे दोस्तों, ये सारी चीजों को न केवल उस एजेंट से, शोरूम के एजेंट से सुनकर आएंगे, बल्कि नेट पे घंटों बैठ के एनालाइज करेंगे कि रियल में जो हमें एजेंट ने बताया वो सच है या नहीं। फिर हम उसके कुछ जो कस्टमर उसको यूज कर चुके, उससे पूछेंगे भैया आफ्टर सेल सर्विसेज आपको मिलती है या नहीं मिलती, आपका इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कैसा अनुभव है। और फिर सबका हम टास्क बनाएंगे, और टास्क बनाने में एक चीज का खास ध्यान रखेंगे, जो पहली चीज, ये उस गाड़ी को हम खरीदना पसंद करेंगे जो कि मोस्ट एफिशिएंट हो। मोस्ट एफिशिएंट का मतलब जिससे मुझे आउटपुट ज्यादा से ज्यादा में मिले, जिससे कि मुझे जो चीजें चाहिए, सीटिंग कैपेसिटी चाहिए तो वो मिले, स्पीड चाहिए तो वो चाहिए, पेट्रोल की एफिशिएंसी हो तो वो भी मुझे चाहिए। प्यारे दोस्तों, बिजनेस में हम उसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एफिशिएंसी को क्या कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने जिस मशीन में, जिस प्लांट में, जिस बिजनेस में पैसा लगाया, उससे भैया वापसी आ रही है या नहीं आ रही। पैसा वापसी आएगा तो ही तो इन्वेस्ट करेंगे, और जितना हमने पैसा लगाया वो पैसा भी वापस आना चाहिए और उससे रिटर्न भी वापस आनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, दूसरी चीज हम देखेंगे रिस्क। ऐसा तो नहीं रिटर्न तो हमें पूरा मिल जाए, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद हमारी पूंजी सारी की सारी पूंजी डेड हो जाए। ऐसा तो नहीं कार चले 2 साल तक तो बहुत बढ़िया चले, 2 साल के बाद उसका अगर इंजन बैठ जाए तो बाजार में स्पेयर पार्ट्स ही न मिलते हो, तब मेरे दोस्तों ऐसी एफिशिएंट कार को ही लेकर हम क्या करेंगे। तो दिस इज रिगार्डिंग ओवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दो बड़े गहरे टूल हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। पहला टूल है मैक्सिमाइज करना है रिस्क, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज करना है प्यारे दोस्तों ऑपरेटिंग रिस्क को। किसको भैया, ऑपरेटिंग रिस्क को। तो हम क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में प्यारे दोस्तों, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स डेवलप करेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, क्या करेंगे, सबसे पहले अल्टरनेटिव्स बनाएंगे, जैसे मारुति, होंडा, ये अल्टरनेटिव्स बनाए। हर अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करेंगे,
और उस अल्टरनेटिव में पैसा लगाएंगे जिसमें बड़ा सुंदर शब्द आता है प्यारे दोस्तों, ये इस चैप्टर का सबसे अल्टीमेट शब्द है, उस अल्टरनेटिव में पैसा लगाएंगे जहां पर हमारी मैक्सिमम वेल्थ हो जाए। ये बार बार लिखना है प्यारे दोस्तों, एनालाइज डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड इन्वेस्ट इन विच फर्म हैव मैक्सिमम वेल्थ। इसको चमका के लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को डेवलप करना, उन्हें एनालाइज करना, एनालाइज करके बेस्ट के अंदर पैसा लगाना, वहां पैसा लगाना जहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम हो, जहां रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क मिनिमम हो। मेरे दोस्तों, यहां मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं, ऑपरेटिंग रिस्क। रिस्क दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्क, अदर इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। ध्यान रहे, यहां मैं ऑपरेटिंग रिस्क की बात कर रहा हूं कि मशीन को चलाने से, टूट फूट होने से जो रिस्क आता है केवल वो। बाकी फाइनेंशियल रिस्क की चर्चा मैं अगले डिसीजन में करूंगा क्योंकि वो फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है। सो मैं यहां रिस्क लिखते वक्त बहुत अच्छा सा शब्द है, ये जरूरी है लिखना। कौन सा रिस्क? ऑपरेटिंग रिस्क। रिस्क के कितने टाइप के हुए मेरे दोस्तों? दो टाइप के। कौन कौन से टाइप हुए? दो टाइप। ये वन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्क, अदर इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, मैंने इसकी डेफिनेशन तो लिख ली, पर डेफिनेशन से अच्छा होगा कि हम इसका एक फ्लो चार्ट, एक प्रोसेस बना लें। प्रोसेस अगर होगा तो हम अच्छे से डिफाइन कर सकेंगे। अब प्रोसेस हो तो कैसे करेंगे प्यारे दोस्तों? अभी कार खरीदनी थी तो सबसे पहले हमने अल्टरनेटिव्स डेवलप किए, फिर अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट किया, चेक किया एफिशिएंसी कैसी है, पेट्रोल कितना लगेगा, स्पीड कितनी लगेगी, आफ्टर सेल सर्विसेज सबसे हमने ली, फिर हमने सबका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला, फिर सबका हमने ऑपरेटिंग रिस्क निकाला। प्यारे दोस्तों, फाइनली हम क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। डिसाइड करते वक्त हम क्या करेंगे? उस इन्वेस्टमेंट पर पैसा लगाएंगे जहां ROI मैक्सिमम हो और ऑपरेटिंग रिस्क मिनिमम हो। इसी बात को, इसी सारी बात को बिजनेस में मैं कैसे लिखूं? प्यारे दोस्तों, आइए जरा ध्यान से देखिए। आई एम टेकिंग अ टेबल। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ये प्रोसेस के चार्ट को दिखाता होगा, आप देखें इसे। फैक्टर इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें ध्यान रखना है? या प्रोसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स को डेवलप करना। क्या डेवलप करना? इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव को। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो हमें सपोज करो कोई प्लांट लगाना है, मशीन लगानी है, तो मशीन हम जापानीज टेक्नोलॉजी की भी खरीद सकते हैं, अमेरिकन से भी खरीद सकते हैं, जर्मन से भी खरीद सकते हैं, चाइना भी से भी खरीद सकते हैं। चाइना में अभी नहीं जाना चाहता, इसीलिए मैं तीन की बात आपके सामने रख रहा हूं। तो इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स देखना है, हर एक अल्टरनेटिव्स को डेवलप करना है। डेवलप करने के बाद अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने अल्टरनेटिव तो डेवलप कर लिया, जापान से खरीदेंगे या अमेरिका से खरीदेंगे, जर्मनी वालों को अभी छोड़ लेते। प्यारे दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा? जापानियों की मशीन कैसी है, अब मशीन लाएंगे तो अब देखना बिजनेस में हम इसको कैसे सोचेंगे। इसी सारे शब्द को जो कार वाले थे बिजनेस में कैसे लगाएंगे, थोड़े से शब्द मुझे बदलने होंगे और अच्छे करने होंगे। अब मेरे पास यहां पर आता बड़ा गजब का शब्द है, कैश फ्लो ऑफ ईच प्रोजेक्ट डिफाइन करना। यहां पर आप इसके सुंदर से नोट्स बनाते रहना प्यारे दोस्तों। यहां पर दो शब्द आएंगे, वन इज कॉल्ड कैश इनफ्लो। बिल्कुल ध्यान से देखना, पहला शब्द क्या था? कैश इनफ्लो। अदर इज कॉल्ड कैश आउटफ्लो। कैश फ्लो दो तरीके के होते हैं, वन इज कॉल्ड कैश इनफ्लो, अदर इज कॉल्ड कैश आउटफ्लो। प्यारे दोस्तों, ये मेरा पहला तरीका और ये मेरा दूसरा तरीका। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा तो मशीन, उसके बाद मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो हर साल मेरे को आमदनी होगी, आमदनी से पैसा मेरे पास आएगा, दैट इज कॉल्ड कैश इनफ्लो। अगर मान लो मशीन की लाइफ 5 साल है तो भैया पहले साल भी पैसा आएगा, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, 5 साल तक हर साल पैसा आता रहेगा। दूसरा पार्ट क्या था प्यारे दोस्तों? कैश फ्लो। कैश फ्लो कितने टाइप के होते हैं? बोलते चलना है मेरे साथ साथ, नए शब्द हैं ताकि दिमाग में बैठ जाएं। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो कब आता है प्यारे दोस्तों? जब हम किसी प्लांट को
एग्जिस्ट कर देते हैं, एस्टेब्लिश कर देते हैं, तब एस्टेब्लिश करने के बाद हम उस पर प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन को बाजार में बेचते हैं, बाजार में बेचते हैं तो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे पैसा आता है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, जितने साल की लाइफ होगी, 10 साल लाइफ है तो 10 साल तक आता रहेगा, 20 साल लाइफ है तो 20 साल आता रहेगा, 5 साल की लाइफ है तो 5 साल आता रहेगा। क्या मेरे दोस्तों ये समझ में आ रहा है? प्यारे दोस्तों, अब आते हैं कैश आउटफ्लो पे। ध्यान से सुनना, कोई प्लांट लगाना हो तो प्यारे दोस्तों जनरली तो इनिशियली जब प्लांट लगाते हैं तभी मेरा पैसा लगता है, तो कैश आउटफ्लो जर्नली जीरो पीरियड में लगता है। कब लगता है प्यारे दोस्तों? जीरो पीरियड में। ये मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई, ये उससे मिलने वाली कमाई हो गई। देसी भाषा में हम कह दें तो ये मेरी क्या हो गई? कैश आउटफ्लो। जितना पैसा जीरो पीरियड में बिजनेस स्टार्ट करते वक्त मैंने इन्वेस्ट किया। इनफ्लो क्या हो गई? प्यारे दोस्तों, हम इनफ्लो को प्रॉफिट नहीं कहते, कैश इनफ्लो ही वर्ड रखना। आगे की क्लासों में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कैश इनफ्लो और प्रॉफिट में फर्क क्या है, वो डिटेल में हमारी चर्चा धीरे धीरे चलती रहेगी। यहाँ कैश इनफ्लो मोटे शब्दों के अंदर मेरे पास कितना सरप्लस कैश मशीन से आ रहा है, दैट इज। तो मेरे को पता चल गया इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी और हर साल मोटी भाषा में मेरे पास बचत कितनी आएगी। ये पता चल गया जापानियों की मशीन से भी और अमेरिकन मशीन से भी, दोनों की मैंने कैलकुलेट कर ली, कैलकुलेशन कर ली। क्या क्या चीजें प्यारे दोस्तों? वन इज कॉल्ड कैश इनफ्लो, अदर इज कॉल्ड कैश आउटफ्लो, सब कैलकुलेट कर लिया। अब मैं इस कैश इनफ्लो और आउटफ्लो से मैं कैलकुलेट कर सकूंगा कि मेरे पास कितना पैसा लगा और भविष्य में मेरे पास वापसी कितना आएगा। उससे मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मेरा कितना पैसा मुझे वापस मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट पर। प्यारे दोस्तों, हालांकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के इस फॉर्मूले को मैं आगे की क्लासों में डिटेल में चर्चा करूंगा, पर थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक चीज शेयर करता हूँ। एक बार मुझे इस स्लाइड को बदलना होगा क्योंकि ये फुल हो गई है, इसके लिए थोड़ा डीपर है, ज्यादा लिखना होगा, सो मैं डिफरेंट स्लाइड्स पे आऊंगा प्यारे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर हम डिफरेंट स्लाइड पे आ गए ताकि हम अच्छे से इसको अपने आप को प्रेजेंट कर सके। ये मेरा टॉपिक चल रहा था, मैं स्लाइड को क्लियर किया आपके साथ। अब मैं एक बार दोबारा से चर्चा करता हूँ। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव के अंदर हम क्या कह रहे थे? जापानीज से खरीदेंगे, जापान से खरीद लेंगे या अमेरिकन से खरीदेंगे। ये अल्टरनेटिव्स डेवलप कर लिए, इसका अल्टरनेटिव का नाम ए रख दिया, A1, इसका नाम हमने A2 लिख दिया। थ्योरी में हमें ऐसे ही एग्जांपल लेके प्रेजेंट करना है। फिर कैश फ्लो के अंदर हमने चर्चा करी, दो तरह के कैश फ्लो थे, बताना कौन कौन से, सब बोलो। कैश इनफ्लो, हाथ हाथ की हाथ नोट भी बनाते रहना प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं तो पूरे पैराग्राफ एक वर्ड में आपको बता रहा हूं। कम मार्क्स का है तो एक वर्ड लिख के आना, ज्यादा मार्क्स का है तो एग्जाम्पल लेके डिफाइन करके आना। दूसरा क्या था प्यारे दोस्तों? कैश आउटफ्लो। मुझे यह बताओ, कैश इनफ्लो कब होता है? बिल्कुल ध्यान से, कैश फ्लो इनफ्लो होता है, क्या चीज होती है? जो मशीन लगने के बाद हर साल मेरे पास खर्चे हटाने के बाद सरप्लस कैश बच जाएगा मशीन में माल बनाने और बेचने के बाद। तो ये कब कब होगा? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। अभी मैं 5 तक लिख रहा था, अभी देखना मैं जरा इसको मैथमेटिकल टर्म में लिख रहा हूं, एन तक। एन बोले तो क्या है? लाइफ टाइम ऑफ मशीनरी। तो पहले, दूसरे, चौथे, पांचवे, एंड मे बी 5 ईयर, एंड मे बी 10 ईयर, हर साल मिलता रहेगा कैश इनफ्लो। प्यारे दोस्तों, चर्चा कर रहे थे हम कैश आउटफ्लो की। कैश आउटफ्लो कब होता है? जर्नली जीरो पीरियड में। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि कहते हैं जी पैसा एक तो आपका इनिशियली लगेगा, एक 2 साल बाद आपकी ओवरऑल रिपेयर होगी तब और 5 लाख रुपए लग जाएंगे, तब जीरो, और 5 साल बाद, 2 साल बाद लगेंगे। लेकिन एवरेजली या जर्नली कैश आउटफ्लो कब लगता है? जीरो पीरियड में। हम दूसरे स्टेप के अंदर अपने फर्स्ट ए अल्टरनेटिव और A1 और A2 अल्टरनेटिव का कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों की कैलकुलेट कर लेंगे। अब मेरे दोस्तों, मुझे आपके साथ चर्चा करनी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। इसको ध्यान से देखना, मैं यहां पे डेवलप करता हूं प्यारे दोस्तों, ROI। अब इसके दो फॉर्मूले पूरे
बिजनेस जगत में हम यूज करते हैं। मैं इसका सबसे स्मार्ट सा फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूंगा। हालांकि हम 12वीं क्लास की अकाउंट्स में भी आरओआई का शब्द बहुत बार यूज करेंगे, तो उसके अंदर एक आसान फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं चाहूंगा आपको ज्यादा डीपर की बात करूं। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना। कैश इनफ्लो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे 5 साल है, तो 5 साल का कैश इनफ्लो पता होगा। उन 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ दूं तो मेरे को 5 साल का टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा। उसकी 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे दोस्तों मेरे को 1 साल का एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को चाहिए मैं रिटर्न कितनी पा रहा हूं, तो मुझे बड़े पहले मैं एकदम आसान से शब्दों में लिख रहा हूं, इसे समझना। हालांकि इसके और स्मार्ट वर्ड हम आगे की क्लासों में शेयर करेंगे। तो मुझे डिनोमिनेटर में लिखना चाहिए कि भैया मैंने पैसा कितना लगाया। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। या एक स्मार्ट पर्सन एवरेज इन्वेस्टमेंट भी लिखता है। कोई इन्वेस्टमेंट लिख दे 12वीं में बिल्कुल चलेगा, लेकिन एवरेज इन्वेस्टमेंट लिखें तो बहुत बढ़िया होगा। ऊपर न्यूमरेटर में मुझे लिखना चाहिए प्यारे दोस्तों मेरा इतना पैसा लग गया, 5 करोड़ रुपया लग गया, तो मुझे उससे हर साल कितना प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100। ये मोटी भाषा में हमने एक डेफिनेशन बनाई। प्यारे दोस्तों ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनफ्लो और आउटफ्लो को लेकर मैं आरओआई कैलकुलेट कर लूंगा। सपोज करो जापानियों से अगर मैं प्लांट खरीदता हूं तो मेरे को 20% हर साल इन्वेस्टमेंट पर मिलता है। अगर अमेरिकन से खरीदता हूं तो 15% मुझे रिटर्न मिलती है। प्यारे दोस्तों मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा। ये मेरा तीसरा स्टेप होगा। एक बार दोबारा से देख लो। पहला स्टेप क्या था? इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स डेवलप करना। दूसरा स्टेप क्या था? कैश फ्लो ऑफ द ईच अल्टरनेटिव। जो भी अल्टरनेटिव है उसके कैश फ्लो। दो तरह के कैश फ्लो थे, याद दिलाओ कौन कौन से थे दोस्तों? कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो कब होता है? ईच एंड एवरी ऑपरेटिंग ईयर्स पे। प्यारे दोस्तों आउटफ्लो कब होता है? इनिशियली when we are going to invest। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? प्यारे दोस्तों जो हमने इन्वेस्ट किया उस पे हर साल हम कितना कमाएंगे ये कैलकुलेट कर लेंगे। प्यारे दोस्तों यहीं तक मत रुक जाना। अभी तक तो ऐसा लगता है कि जापान वालों का प्लांट अच्छा है। प्यारे दोस्तों खाली रिटर्न पे हम डिसीजन नहीं लेते, रिटर्न के बाद ये भी देखते हैं भैया रिस्क कितना है। ऐसा तो नहीं प्लांट तो लगा दिया जापानियों का, लेकिन उसका प्लांट ऐसा है जिससे हमारे वर्कर एक्सीडेंट के अंदर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, तो अब मेरे दोस्तों मेरा फायदा मायने नहीं रखेगा, मैं रिस्क को भी कंसीडर करूंगा। प्यारे दोस्तों मैं जापानियों से A1 लिया और अमेरिकन से A2 प्लांट लेता हूं तो इसका रिस्क निकाल लेता हूं, रिस्क के पॉइंट डेवलप कर लेता हूं, कौन ज्यादा रिस्की है कौन कम रिस्की है ऐसा डेवलप कर लेता हूं। सपोज करो मेरा रिस्क A1 का कम है, इसको मैं एक बार दोबारा लिख दूं, स्मॉलर साइन लगा दूं। प्यारे दोस्तों अब मैं डिसीजन पे आता हूं। मैंने सब कैलकुलेट कर लिया, क्या क्या अल्टरनेटिव थे, हर एक अल्टरनेटिव का कितना पैसा लगेगा, मुझे भविष्य में कितनी आमदनी होगी, उस आमदनी के बेसिस पे रिटर्न्स निकाल ली, दोनों के रिस्क निकाल लिए। रिस्क निकालने के बाद मैं डिसीजन लूंगा। मेरे दोस्तों कहां डिसीजन लूंगा? बड़े ध्यान से देखना। डिसीजन वहां लूंगा जहां मैक्सिमम आरओआई हो और जहां मिनिमम risk ho। This is very important and this whole process is called investment decision। This is very important प्यारे दोस्तों। एनालाइज करेंगे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स एंड इन्वेस्ट करेंगे वहां पर जहां पर शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। मीनिंग एंड ये प्रोसेस मेरे दोस्तों 2 और 3 मार्क्स में कितनी बार आ चुका? 2-3 मार्क्स में आए इतना, 4 मार्क्स में कितनी बार आ चुका केस स्टडी में? तब इसका प्रोसेस पूरा समझाना होगा। केस स्टडी में आता है आपने एक नई फर्म खोली, ये नई फर्म बैकवर्ड एरिया के अंदर, आपने हिली एरिया के अंदर उत्तराखंड के अंदर डेवलप कर रहे हैं, आप वहां इन्वेस्टमेंट करने से पहले कैसे प्रोसेस चलाएंगे, सारा का सारा ये पूरा प्रोसेस हम लोगों को लिखना है। अब जैसे मैंने केस स्टडी बोली तो हमने चर्चा करी उत्तराखंड की। उत्तराखंड की जब चर्चा करेंगे तो वहां का रिस्क, क्योंकि हिली एरिया है, रिस्क एसोसिएशन बढ़ जाएगा। तब मैं केस स्टडी में कहूंगा भैया हिली एरिया, हिली एरिया के अंदर कन्वेंस प्रॉब्लम होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है या नहीं है, लेबर प्रॉपर है या नहीं है, मैं इन सारे रिसोर्सेज को चेक करके इन्वेस्टमेंट पर जाऊंगा। तो आप केस स्टडी के थ्रू
अपने पॉइंट्स को डेवलप करेंगे। और ये डेवलपमेंट ऑफ पॉइंट कोई किताब से नहीं आएंगे। आपको उत्तराखंड में प्लांट लगाना है प्यारे दोस्तों, किसी किताब में केस स्टडी नहीं है, लेकिन पेपरों में इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो ये कंसेप्ट सीखो और उसके बाद जर्नली सोचो कि हिली एरिया है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, रूरल एरिया है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, बैकवर्ड एरिया है तो क्या प्रॉब्लम आएगी। उसको रिस्क एसोसिएशन के साथ जोड़ के उस केस स्टडी को डेवलप करो और उसके प्रोसेस को डेवलप करके लिखो। आखिरी में डिसीजन, ये सारे के सारे पार्ट उसके अंदर हमारे केस स्टडी में फिट हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मैं एक बार सबके ऑप्शन देता हूं। मेरे किसी भी मित्र को कोई प्रॉब्लम हो प्लीज पूछो। हाँ जी, किसी की कोई प्रॉब्लम, माइक खोलो प्लीज अपने। देखो कोई भी प्रॉब्लम है इससे एसोसिएटेड तो प्लीज पूछो, अपने अपने पॉइंट्स डेवलप करो। हाँ, कैश आउटफ्लो एक बहन ने पूछा है जी, कैश आउटफ्लो क्या है? बड़े ध्यान से सुनना जी। कैश आउटफ्लो के अंदर हम क्या लेते हैं जी, हमारे को उस इन्वेस्टमेंट के कारण मेरे पास कितना पैसा इन्वेस्टमेंट का इनिशियली गया। तो कैश आउटफ्लो वो पैसा है जब मैं प्लांट को खरीदने में लगाऊंगा। खाली खरीद के ही नहीं, उसको मान लीजिए हम जापान गए और वहां से खरीद के लाए। अगर जापान से हम खरीद के ला रहे हैं तो जापान से एक शिप लेंगे, उसमें प्लांट को लोड करेंगे, बॉम्बे डॉकयार्ड तक आएगा, फिर ट्रक में भर के दिल्ली तक लेकर आएंगे, तो ये सारा खर्चा। फिर मेरे दोस्तों दिल्ली में आके उसको एस्टेब्लिश करेंगे तो उसमें भी खर्चा आएगा। दैट होल इज कॉल्ड इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियल वर्ड यहां पे साइलेंट रखते हैं, वो बिजनेस की टर्म है। तो कैश आउटफ्लो इज कॉल्ड इनिशियल कैश आउटफ्लो। क्या ये समझ में आ गया अनुषा? ओके, एनी अदर प्रॉब्लम? छोटी छोटी चीजें डेवलप करो प्लीज, पूछो। किसी का और कोई प्रॉब्लम? सेजल, रिया कोई प्रॉब्लम पूछो, राधिका, प्रणव, सोनी, खुशी, देखो कोई प्रॉब्लम पूछो दोस्तों। कुंदन पूछ भाई कोई प्रॉब्लम? सबको आ गया? मैं चलूं आगे दोस्तों? सो हम आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट, हमने ये हमारे एक बार अपने माइंड में सारे पॉइंट्स को लेकर आओ। सबसे पहले स्लाइड्स में क्या पढ़ा था? मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो पार्ट से बांट दिया, वन इज कॉल्ड ट्रेडिशनल, अदर इज कॉल्ड मॉडर्न। फिर उसके बाद क्या था? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मीनिंग, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के फिर चार इंपॉर्टेंट टूल। फिर मेरे दोस्तों उसके बाद क्या था? फाइनेंशियल मैनेजर क्या क्या काम करेगा? तीन डिसीजन लेता है, इसीलिए उसे फाइनेंशियल डिसीजन भी कहते हैं। पहला कौन सा डिसीजन था? ये बोर्ड पे लिखा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा कौन सा था भैया? फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या आता था? डेब्ट इक्विटी मिक्स। तीसरा कौन सा था? डिविडेंड डिसीजन। अरे प्यारे दोस्तों उसमें क्या आता था? कितना डिविडेंड पे करें और कितना जोड़ दें फ्यूचर के लिए। मेरे दोस्तों इसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे आए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने दो तरह के डिसीजंस को शामिल किया भैया, लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के डिसीजन का क्या नाम था याद दिलाओ? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। शॉर्ट टर्म के डिसीजन का क्या नाम था? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वो डिसीजन लेने के लिए हमारा क्या प्रोसेस चलेगा? ये सारा प्रोसेस 5 स्टेप का। सुंदर से नोट्स बनाओ। अब कोई भी पर्सन अगर ये 5-6 मार्क का है तो हम इस तरीके से एग्जाम्पल के साथ हर एक के इन 5 स्टेप के हर एक के एक एक पैराग्राफ बना सकते हैं, जिसमें से 100 से 150 वर्ड्स लिखें तो आसानी से मेरे दोस्तों 2 पेजेस का मैटर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। कोड वर्ड्स में नोट्स बनाना, कोड वर्ड्स में लिखना। एक स्मार्ट पर्सन कोडिंग करता है चीजों को समझने के लिए। प्यारे दोस्तों ध्यान से चलना। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर ही है, इसके अंदर बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमने 2 डिसीजन लिए थे, अभी जरा ध्यान से देखना इसको। कौन सा डिसीजन था भैया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, वापस स्लाइड शो पे आता हूँ उस पुराने वाले पे, उससे हम इसको ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकेंगे। वापस आते हैं जी। हाँ जी, तो ये हमने कर लिया था प्यारे दोस्तों। ये उम्मीद करता हूँ सबने नोट्स भी बना लिए होंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा चल रहा था। ए पार्ट में हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पूरा प्रोसेस पढ़ा। अब बी पार्ट में इसके अंदर क्या क्या स्टेज होती हैं, ये स्टेज वाइज हम चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की पहली स्टेज है लॉन्ग टर्म। सबसे पहले कोई इन्वेस्ट करेगा,
तो पहले रोजमर्रा के खर्चे की बात नहीं करेगा, सबसे पहले बात करेगा वो कैपिटल बजटिंग की। किसकी बात करेगा प्यारे दोस्तों? कैपिटल बजटिंग की। कैपिटल बजटिंग का मतलब फिक्स्ड असेट्स में कितना पैसा लगेगा इसके बारे में डेवलपमेंट करेगा। फिर दूसरी स्टेज आएगी, फिक्स्ड असेट्स के बाद हम ये डिसाइड कर लें कि ये खरीदना है, तो उसके अंदर कितना डेली को खर्च, डेली उस पर काम करने के लिए कितना पैसा और लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं प्यारे दोस्तों, आप बड़े ध्यान से सुनना। सपोज करो आपके घर में एक कार है, आपने एक कार का डिसाइड किया, आपने सोचा भैया एक एवरेज कार ले लेते हैं जो कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो, एफिशिएंसी भी उसकी अच्छी हो। तो आप गए मारुति पे और मारुति का कोई अच्छा सा ब्रांड की आप बढ़िया सी गाड़ी ले आए। गाड़ी सपोज करो आपको 10 लाख रुपीस की कॉस्ट पड़ती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लेकिन प्यारे दोस्तों आप बड़े ध्यान से सुनना, खाली ये 10 लाख ही काफ़ी नहीं है। हो सकता है आप गाड़ी खरीदने से पहले कई साल पहले पैदल चलते हो, आपके पास कोई व्हीकल से नहीं चलते हो, पैदल ही चलते हो। पैदल चलने वाले व्यक्ति को अगर घर से बाहर निकलता है तो प्यारे दोस्तों पॉकेट खाली रख के नहीं निकलता, क्या पता कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, तो पैदल चलने वाला व्यक्ति 10-50 रुपए जेब में डालकर रखता है। हो सकता है फिर उसके बाद आपके घर में स्कूटी आई हो या बाइक आई हो, बाइक वाले का काम नहीं चलेगा 5 या 10 रुपए से, बाइक वाला तो कहेगा जी 100-200 का तो पेट्रोल ही डल जाएगा। फिर कभी फंस गए, चालान कट सकता है, कुछ हो सकता है, तो 500 रुपए तो हमारी जेब में होने ही चाहिए रोज। प्यारे दोस्तों फिर इस कार वाला, अब आप बाइक को छोड़ के कार पे आ गए, 10 लाख की कार खरीद ली। प्यारे दोस्तों कार में तो पेट्रोल या डीजल और ज्यादा डलता है, उसको चलाने के लिए तो आप कहोगे जी कम से कम 1000 रुपये तो जेब में होना ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तब ये स्टेज 2 की हम चर्चा करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की स्टेज 1 क्या है? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। दूसरी स्टेज 2 क्या है? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। प्यारे दोस्तों हम पहली स्टेज पे चलेंगे, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन या फिक्स्ड असेट्स डिसीजन भी इसे हम कहते हैं। ये फिक्स्ड असेट डिसीजन को हम कैसे डिसाइड करें, हमारे बिजनेस में कितना ज्यादा पैसा लगेगा, कितना पैसा कम लगेगा। प्यारे दोस्तों इसको एनालाइज करने के लिए सपोज करो हमने कार खरीदनी है, तो फिक्स असेट्स पे कितना पैसा लगेगा, या हमने कोई प्लांट खरीदना है, जापानियों से खरीदना है या अमेरिकन से खरीदना है, कितना पैसा लगेगा। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर को हम मार्केट में जाएंगे, गैदर करेंगे और उससे एनालाइज करेंगे, उन फैक्टर के कारण हमारी फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी। तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी आती है कि आपने एक नया प्लांट लगाना है, उसके अंदर फिक्स असेट्स लगेगी आपकी 500 करोड़ रुपया। वो 500 करोड़ को जस्टिफाई करने के लिए आप किन किन फैक्टर को इवेलुएट करोगे, क्या क्या फैक्टर को देखोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मेरा अगला टॉपिक शुरू होता है। प्यारे दोस्तों ये कैपिटल उसी को दो तरीके से लिखना हो, कैपिटल दो पार्ट की हो गई, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। देखना ये इसी को लिखना है कि टेक्निक है ना दो तरीके से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की दो स्टेज, या कैपिटल हम जो भी लगाते हैं वो दो तरीके से लगाते हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, बस समझाने के हिसाब से। तो एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। प्यारे दोस्तों हम आते हैं सबसे पहले फिक्स कैपिटल पर। अरे फिक्स कैपिटल होती क्या है, नाम से ही पता चलता है, ऐसी कैपिटल जो लॉन्ग रन के लिए, किसके लिए है? लॉन्ग रन के लिए। अब प्यारे दोस्तों लॉन्ग रन यहां आता है, फिक्स कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल यूज फॉर लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट। अब यह लॉन्ग रन का मतलब लॉन्ग पीरियड हो गया। अरे लॉन्ग पीरियड का क्या मतलब? 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने, कितना? तो मेरे दोस्तों इसका पैरामीटर अकाउंट्स वाला है, जब भी 1 ईयर से मोर हो जाए दैट इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड, 1 ईयर से छोटा हो शॉर्ट पीरियड। प्यारे दोस्तों 1 साल से ज्यादा के लिए हम कोई भी पैसा लगाएंगे दैट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल, और ये जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग रन है पहला इंपॉर्टेंट चीज, और कैन नॉट बी कन्वर्टेबल इन कैश इन शॉर्ट पीरियड। डेफिनेशन को तेजी से लिखना है, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है प्यारे दोस्तों। फिर इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल में प्लांट, बिल्डिंग, लैंड इसके एग्जांपल हैं प्यारे दोस्तों। सिंपल है, हम खूब जानते हैं फिक्स कैपिटल के बारे में। इंपॉर्टेंट फिक्स कैपिटल की डेफिनेशन नहीं है मेरे दोस्तों। फिक्स कैपिटल को डिसाइड करने के लिए कि कितना पैसा लगेगा, उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको हमें एनालाइज करना चाहिए, इवेलुएट करना चाहिए, और जिसके बेसिस पे हमें देखना चाहिए कि कितना पैसा लगेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों। आइए उसके लिए अगली स्लाइड पे मैं 1 मिनट रुकता हूं, जरा जल्दी से नोट कर लीजिए, किसी मित्र का रह गया हो तो।
सभी मित्र, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो कोई क्वेश्चन रेज करें। बहुत बढ़िया दोस्तों, करें। किसी का कोई प्रॉब्लम भैया? सबको आ रहा है ना? आओ आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर इफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं? जो फिक्स कैपिटल के बदले, ज्यादा स्मार्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो फैक्टर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सो कैपिटल बजटिंग डिसीजन या फैक्टर इफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, बोथ आर द सेम थिंग। सो मेरे दोस्तों, कौन कौन से हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। यहां पर बहुत ज्यादा है, इस स्लाइड पे हम ज्यादा नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए एक बार सीन हम चेंज कर लेते हैं। आ गया, ओके, गुड। चलें जी, थोड़ा सा स्लाइड को हमने यहाँ पे छोटा कर लिया, इसको हम पेज को आगे पीछे भी कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। फैक्टर इफेक्टिंग फिक्स कैपिटल बहुत बार ही पेपर में ना जाने कितनी बार आ गया, अलग अलग केस स्टडी के माध्यम से आ गया। प्यारे दोस्तों, एक एक पॉइंट को हमने डीपर एनालाइज करना है, बहुत ध्यान से देखना। पहले जल्दी से कॉपी पेन उठाओ और जल्दी से मेन मेन पॉइंट लिखो। उसके जो भी मेन पॉइंट लिखो, मेरे पास तो जगह बीच में कम छोड़िए, मैं यहाँ पे लिख लूंगा। आप हर एक के नीचे, इसी टेबल के नीचे थोड़ी दो दो लाइनों की जगह छोड़ना, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डेवलप कर सकें। तो एक बार जल्दी से लिखे, फैक्टर इफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। पहला फैक्टर क्या है प्यारे दोस्तों? नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा फैक्टर क्या है भैया? स्केल ऑफ ऑपरेशन। तीसरा फैक्टर क्या है? मेथड ऑफ प्रोडक्शन। हम इसके डिटेल में चलेंगे, पहले जल्दी से लिखें आप सब लोग। चौथा क्या है? अपग्रेडेशन। पांचवा क्या है? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। छठा क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। सातवां क्या है? नेचर ऑफ प्रोडक्ट। जल्दी से लिखें, हर एक के बीच में कम से कम 3 लाइनों का स्पेस जरूर छोड़ लेना। मैं पॉइंट वाइज कुछ डेवलप करूंगा। प्यारे दोस्तों, आप बड़े ध्यान से सुनना। अब बोर्ड पे आ जाओ। अब सब काम लिखना छोड़ दो, अगर बीच में एक आधा रह गया तो दोस्तों चर्चा कर लेंगे, बाद में लिख पाएंगे। ध्यान से इसे सुनना शुरू करें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। अब ध्यान से सुनना, यहां पर दो शब्द आ रहे हैं, एक तो पहला नेचर ऑफ बिजनेस, एक नेचर ऑफ प्रोडक्ट। लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। पहले मैं चर्चा करता हूं नेचर ऑफ बिजनेस की। प्यारे दोस्तों, अलग अलग तरह के बिजनेस हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस में, कोई कोई कॉटन इंडस्ट्री में, कोई जूट इंडस्ट्री में। दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्री ना। जूट इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो जूट इंडस्ट्री एक प्रोडक्ट लाइन है जिसमें लाखों तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का एक लाइन है जिसमें और छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना। बिजनेस, सपोज करो, बिजनेस को हम यहां पे इंडिकेट करते हैं प्रोडक्ट लाइन से। किससे भैया? प्रोडक्ट लाइन से। अब मैं दो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन ले रहा हूं, प्रोडक्ट नहीं ले रहा, याद रहे, प्रोडक्ट लाइन ले रहा हूं। मान लो हमारा एक प्रोडक्ट लाइन है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। दिस इज माय फर्स्ट अल्टरनेटिव, एक प्रोडक्ट लाइन। प्यारे दोस्तों, दूसरी प्रोडक्ट लाइन हम ले लेते हैं क्लॉथ। तो क्लॉथ के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, शर्ट्स आती हैं, ट्राउजर्स आते हैं, कुर्ताज आते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। अभी हमने दो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन ली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। क्या क्या आते हैं इसमें? टेलीफोन, मोबाइल्स, टेलीविजन्स, टीवीज, एलसीडी, लैपटॉप, लॉट ऑफ गैजेट्स विल बी देयर। सो प्रोडक्ट लाइन है, यहां पर एक क्लॉथ एक प्रोडक्ट लाइन है, इसके बहुत सारे सब पार्ट होंगे। प्यारे दोस्तों, ये दोनों अलग अलग नेचर के बिजनेस है, दोनों अपने आप में बड़े बिजनेस हैं, कोई छोटा बिजनेस नहीं है। अब मेरे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के बिजनेस को जानते हैं तो यहां पर सारा माल हम जर्नली आउटर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, इसीलिए सारी ट्रांजैक्शन, कोई इंपॉर्टेंट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए हमें क्रेडिट अवेल नहीं करता, क्रेडिट हमें नहीं देता, इसीलिए सारा बिजनेस केवल और केवल कैश में चलता है। किस में चलता है? कैश में। जबकि क्लोथिंग का बिजनेस, बिल्कुल ध्यान से सुनना,
क्लॉथिंग का बिजनेस ऐसा है मेरे दोस्तों जिसके अंदर हिंदुस्तान में ही कपास उगती है, हिंदुस्तान में ही वीव करते हैं, फिर उससे यार्ड बनता है, यार्न से हम उसको वीव करके यार्न को आगे उससे क्लॉथ बनाते हैं, क्लॉथ बनाने के बाद शर्ट ट्राउजर प्रोसेस में चलता है, और ये सारा का सारा प्रोसेस क्रेडिट प्रोसेस है। अगर मैं इस पे बिजनेस में जाऊंगा तो मेरे दोस्तों मेरा पैसा इसके कंपैरिजन में कम लगेगा। ध्यान से सुनना, इसमें अलग तरीके से ज्यादा लगेगा। यहां नेचर ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, एक नेचर को समझना प्यारे दोस्तों। दोनों फुल फ्लैश बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा प्लांट इसका भी आएगा, बहुत बड़ा प्लांट इसका भी आएगा। सो दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ बिजनेस। प्यारे दोस्तों मैं एक कंपेयर करना चाहूंगा, बस लोग इन दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से सुनना। अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट के लिए मैं दो तरह के एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एक प्रोडक्ट लाइन है ना। इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए मुझे चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर ना आजकल उनके ब्रेन्स डेवलप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के नाम से। किसके नाम से? इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, चिप्स के नाम से। वो हम उस स्पेसिफिक चिप्स डेवलप कर रहे हैं जिसमें मेमोरी कार्ड है, जिसके अंदर ब्रेन है जो अपने आप से जस्टिफाई कर सकता है चीज़ों को, और उससे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाते हैं। ये एक उसका एक प्रोडक्ट P1 हमने लिया। इलेक्ट्रॉनिक का ही हम एक दूसरा गैजेट्स, दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं। इन चिप्स को बोर्ड पे टाइट करने के लिए हमें चाहिए स्क्रूज। स्क्रूज चाहिए ना भैया। अब प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, उसी एक प्रोडक्ट लाइन के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं प्यारे दोस्तों। चिपसेट्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के चिपसेट लगाने के लिए मेरे को अरबों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जबकि स्क्रू की इंडस्ट्री या स्क्रू का प्लांट लगाने के लिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा नो हाउ की जरूरत नहीं है, मेरे को करोड़ों रुपया अरबों रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ प्रोडक्ट। क्या नेचर ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएट समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों? इसको अब बना के अच्छे से लिखो। इसका लिखने का तरीका केवल एग्जाम्पल ही हो सकता है, सो सावधानी से इसे डेवलप करें। वन इज कॉल्ड नेचर ऑफ बिजनेस। प्यारे दोस्तों मैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट में और भी एग्जाम्पल देता हूं। अब ये इतने डीपर एग्जाम्पल नहीं दूंगा, लाइट एग्जाम्पल दूंगा। लाइट एग्जाम्पल में नेचर ऑफ प्रोडक्ट के अंदर मैं ले लेता हूं कोल और गोल्ड। कोल भी कार्बन का है, डायमंड ले लेते हैं प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों कोयला और डायमंड दोनों कार्बन कंपाउंड हैं। किसके बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगेगा? अरे कोल के बिजनेस से पैसा कम लगेगा, डायमंड के बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। देन द नेक्स्ट इज कॉल्ड, तो पहला क्या था भैया? नेचर ऑफ बिजनेस। पहले हम बिजनेस को देखेंगे, बिजनेस का नेचर कैसा है, कितने लोग, कितने टाइम का उसके अंदर साइकिल चलता है और उससे हमारे को पैसा मिलता है नहीं मिलता, कितना पैसा उस इंडस्ट्री में जर्नली लगता है। प्यारे दोस्तों फिर नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्यारे दोस्तों देन द थर्ड इज कॉल्ड स्केल ऑफ ऑपरेशन। भैया क्या यहां तक समझ में आ गया? स्केल ऑफ ऑपरेशन में चलेंगे। अब इसको बिल्कुल सावधानी से सुनना। स्केल ऑफ ऑपरेशन के अंदर कोई भी बिजनेस मैं स्मॉल लेवल पे करूं तो भैया फिक्स कैपिटल कम लगेगी। मैं मीडियोकर लेवल का करूं तो मीडियोकर फिक्स कैपिटल लगेगी। मैं लार्ज लेवल पे ले जाऊं तो मेरे को बहुत सारी फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। प्यारे दोस्तों ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा किस लेवल का ऑपरेशन हम करना चाहते हैं। छोटे लेवल पे ऑपरेट करना चाहते हैं, मीडियोकर लेवल पे या लार्ज लेवल पे, उसी लेवल को देखकर हमारी फिक्स कैपिटल इफेक्टेड होगी और फिक्स कैपिटल का हम डिसीजन ले पाएंगे। सावधानी से चलना, अच्छे से चलना। देन द नेक्स्ट इज, टॉपिक हमारा ये बच जाएगा और हमारे मैसेज आ रहा है 11th इकोनॉमिक्स की, संजय भैया की है। 2 मिनट में इसको और लेते हैं, फिर इसको लिव करते हैं प्यारे दोस्तों, या ज़्यादा जल्दी नहीं करते क्योंकि डिटेल में इसको चलना चाहिए। बहुत अच्छी केस स्टडी है, आपसे थोड़ी पहले चर्चा कर लें। तो प्यारे दोस्तों आप सब बताओ क्या समझ में आया? हालांकि ये टॉपिक चलते चलते हम आगे निकल गए थोड़ा सा। आज तो हमने यहाँ पर पोल्स के लिए भी डाले थे, छोटे से MCQ क्वेश्चन का खेल था, पर समय अब नहीं बचता, इसीलिए आपसे चर्चा बाद में रहेगी। क्या सबको समझ में आया मेरे दोस्तों? बहुत बढ़िया। किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज पूछें। यश खंडेलवाल कोई प्रॉब्लम? कुंदन कोई प्रॉब्लम? प्रियांशु कोई प्रॉब्लम? देखें किसी को भी कोई प्रॉब्लम प्लीज पूछें।
मेरे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं पर रोक रहे हैं। अगली क्लास में भैया ये सारे स्लाइड्स के पॉइंट्स को बना के आना। मैं आपसे पर्सनली एक एक से पूछ लूंगा जी, नाम ले लेके। तो प्यारे दोस्तों 2 मिनट लगेंगे, आप उसे अच्छे से बनाएं और करें। तो हम लॉग आउट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।